मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग मजे से होंगे। हम लोग उत्पादन के बारे में पढ़ रहे थे और अब तक उत्पादन क्या है और उत्पादन के साधनों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। अब आज जो टॉपिक है, सबसे पहला सवाल हमारे पास यह होगा कि उत्पादन क्या हो। सबसे पहला टॉपिक है कि उत्पादन क्या हो। उत्पादन क्या हो? तो सबसे पहला सवाल यह है, वास्तव में देखा जाए तो किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण समस्या यही होती है कि उत्पादन क्या किया जाए, क्योंकि किसी एक वस्तु का उत्पादन घटा करके ही हम दूसरी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। बिना किसी एक वस्तु के उत्पादन को प्रभावित किए दूसरी वस्तु का उत्पादन संभव नहीं है। और कहा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने अभी बताया कि किसी एक वस्तु के उत्पादन को प्रभावित किए बिना हम दूसरे वस्तु के उत्पादन नहीं कर सकते हैं। अब इस बात यह है कि हम वस्तुओं के उत्पादन के द्वारा अपने आवश्यकताओं को पूर्ति किया जाता है। वस्तुओं के उत्पादन के द्वारा ही मनुष्य के आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो यहां जो सबसे बड़ी समस्या होती है, यह साधनों के आवंटन की समस्या होती है। जैसे कि हम लोगों ने उदाहरण के रूप में देखा कि भूमि को ही ले लिया जाए, तो अगर एक खेत है तो हम लोग उस पर चावल भी उगा सकते हैं, गेहूं भी उगा सकते हैं, मकई, दलहन, तिलहन, कई प्रकार की फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग उस भूमि का उपयोग मकान बनाने में भी कर सकते हैं, उसमें दुकान लगाने का भी काम कर सकते हैं, उसमें सब्जियां उगाने का भी काम कर सकते हैं, या उस पर कारखाने स्थापित करने का भी काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक ही साधन का उपयोग कई रूपों में किया जा सकता है। उसी तरह अगर हम लोहे की बात कर लेते हैं, दूसरा साधन लोहा है, तो लोहा है तो लोहा का प्रयोग हम लोग इस्पात बनाने में कर सकते हैं, अस्त्र शस्त्र बनाने में कर सकते हैं, मशीनों के निर्माण में कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे पुल बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, सड़क ढलवाने के लिए जो सरिया छड़ आता है उसके रूप में कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार से हम एक ही साधन के कई रूपों में उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह समस्या हो जाती है कि आखिर हम उत्पादन करेंगे। अगर हम उसका उत्पादन सरिया के रूप में करेंगे तो दूसरे उत्पादन प्रभावित होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी साधन का उपयोग एक से कई रूपों में किया जा सकता है, एक से अधिक कई रूपों में किया जा सकता है, अर्थात कोई भी साधन हो उसका उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। तो हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार देखते हैं कि किस वस्तु का इस समय आवश्यकता है और उसका उत्पादन किया जाता है। तो क्या हमने देखा कि किसी एक वस्तु के उत्पादन को घटाकर ही दूसरी वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है, अर्थात कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि बिना किसी एक वस्तु के उत्पादन को प्रभावित किए दूसरे वस्तु का उत्पादन संभव नहीं। दूसरी बात, किसी भी देश के सीमित साधनों का हम कई प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी देश के
साधनों का उपयोग कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे हमने बताया था कि भूमि का ही उपयोग देखा जाए तो कई प्रकार से कर रहे हैं। लोहे का उपयोग, किसी भी एक वस्तु का उदाहरण लेकर के हम लोग इसको देख सकते हैं। तो ये पहला समस्या क्या थी? उत्पादन किया। अब दूसरा बात, अगर देखा जाए तो उत्पादन के साधनों की महत्ता की बात करते हैं। उत्पादन के साधनों की महत्ता, यानी कहने का मतलब उत्पादन के साधनों का महत्व क्या है। तो देखिए, वास्तव में अगर देखा जाए तो समय एवं आर्थिक विकास के साथ साथ उत्पादन के विभिन्न साधनों के सापेक्षिक महत्व में अंतर आता रहता है। माने जैसे जैसे समय बीतता है, आर्थिक विकास होता है। हाँ बेटा। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर वास्तव में देखा जाए तो समय और जो आर्थिक विकास होता है, तो समय और आर्थिक विकास के साथ साथ जितने भी उत्पादन के साधन हैं, उनके महत्व में, सापेक्षिक महत्व में अंतर आता रहता है। जैसे अगर हम प्राचीन समय की बात ले लें, तो प्राचीन समय में जब आदि मानव हुआ करते थे, तो उस समय आदि मानव घुमंतु होते थे और वे घूम घूम करके जो है ना, कि फलों को तोड़ करके, जंगलों से जो फल मिलता था, उन फलों को तोड़ करके अपने भोजन की आवश्यकता पूर्ति कर लेते थे। इसमें चूंकि उनको मेहनत भी करना पड़ता था, उन्हें श्रम की भी आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन उस समय श्रम से ज्यादा भूमि का महत्व था। जितना अधिक भूमि था उतने अधिक जंगल थे, उतने कंद फूल पेड़ पौधे अधिक लगे हुए थे और उनको उससे अधिक लाभ प्राप्त हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे जो है ना, जनसंख्या बढ़ने लगी और जनसंख्या बढ़ने के साथ, आबादी बढ़ने के साथ मनुष्य इन चीजों को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मेहनत करने लगा और अब पहले जैसा घुमंतु ना रह करके इन चीजों का उत्पादन एक जगह करने लगा, स्वयं इनका उत्पादन करने लगा। तो ऐसे में अब भूमि का तो महत्व बढ़ा ही, भूमि के साथ साथ श्रम का भी महत्व बढ़ने लगा कि जितना अधिक हम श्रम करेंगे उतना अधिक जो है उत्पादन प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि सबसे पहले भूमि की आवश्यकता पड़ी और भूमि के साथ साथ आबादी बढ़ा, आवश्यकताएं बढ़ी, तो श्रम का भी महत्व बढ़ने लगा। इस प्रकार उत्पादन के इन दोनों साधनों का महत्व बढ़ने लगा। लेकिन धीरे धीरे जब जनसंख्याएं और तेजी से बढ़ती गई और उत्पादन कार्य को और अधिक करने की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अब जितने उत्पादन हम कर पा रहे थे उतने से हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे में हमें उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी। अब उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें खेती के तकनीकी में परिवर्तन करना पड़ा, जैसे बीज लाने के लिए, सिंचाई के लिए या अन्य चीजों के लिए, तो हमें पूंजी की आवश्यकता पड़ने लगी। इस प्रकार अब भूमि और श्रम के साथ साथ पूंजी की आवश्यकता बढ़ने लगी, पूंजी का महत्व बढ़ने लगा और इस तरह से उत्पादन की ये तीसरा साधन बन गया, यानी पूंजी की उपयोगिता बढ़ गई। अब जब पूंजी भी उत्पादित हो गया तो समय के साथ हमें इन सबको एकत्रित करके और उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ाने की जरूरत पड़ी। हमारे पास पूंजी भी थी, हम मेहनत भी कर सकते थे और भूमि भी उपलब्ध था। इन सबके अलावा अर्थात श्रम होते हुए, पूंजी होते हुए और भूमि होते हुए भी हमें उत्पादन प्रक्रिया को बेहतर करने के लिए एक संगठन की जरूरत पड़ी। एक संगठित तरीके से
जो है ना एक व्यवस्थापक के द्वारा ये सारी व्यवस्थाएं की जाए तो उत्पादन को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि संगठनकर्ता या व्यवस्थापक की आवश्यकता महसूस की जाने लगी और इस तरह से उत्पादन के चौथे साधन की भी उपयोगिता बढ़ने लगी। और अब जो है ना उत्पादन प्रक्रिया के लिए भूमि, पूंजी, श्रम के साथ साथ संगठन भी जरूरी हो गया। अब वर्तमान समय, आधुनिक समय की बात करें हम लोग तो देखते हैं कि आज उत्पादन कार्य बहुत ही जोखिम से भरा हुआ है, क्योंकि उत्पादन करते हुए उसमें अनिश्चितता बनी रहती है, भविष्य में उसमें नुकसान होने की भी संभावना बनी रहती है। इस प्रकार उत्पादन बहुत जोखिम से भरा हुआ हो गया है। तो ऐसे में इस जोखिम को सहने वाला एक उद्यमी अर्थात जोखिम को सहने वाले की जरूरत है, साहसी की आवश्यकता है। यानी उत्पादन करने के लिए उद्यम या साहस की जरूरत पड़ी। और इस प्रकार कुल मिलाकर के हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उत्पादन के 5 साधन हो जाते हैं और इन उत्पादन के 5 साधनों का हमारे जीवन में महत्व बढ़ जाता है। जिस प्रकार से, कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि कुल मिलाकर के हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर के सभी अंग मानव जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार उत्पादन में भी सभी साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो उत्पादन के साधनों के महत्ता की बात करें तो हम कह सकते हैं कि समय एवं आर्थिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास के साथ समय एवं आर्थिक विकास के साथ उत्पादन के साथ साथ उत्पादन के विभिन्न साधनों के सापेक्षिक महत्व में भी अंतर आया है। क्या हमने देखा कि जैसे जैसे समय और आर्थिक विकास हुआ, समय बढ़ा और आर्थिक विकास हुआ, तो उसके साथ साथ जो उत्पादन के विभिन्न साधन थे उनका सापेक्षिक महत्व में भी अंतर हुआ है। और दूसरी बात हमने क्या जाना कि जिस प्रकार मानव तो बच्चों, जिस प्रकार हमने देखा कि मनुष्य के शरीर के सभी अंग जिस प्रकार मनुष्य के शरीर का सभी अंग मानव जीवन के लिए जरूरी है, उसी प्रकार उत्पादन के सभी साधन उत्पादन प्रक्रिया के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आगे हम देखते हैं कि उत्पादन तथा उपयोगिता के सृजन के तरीके क्या है। तो उत्पादन
एवं उपयोगिता, उत्पादन एवं उपयोगिता के सृजन के तरीके, उत्पादन एवं उपयोगिता के सृजन के तरीके। यानी कहने का मतलब कि उत्पादन या जो उपयोगिता हम सृजित करते हैं किस तरीके से किया जाता है। तो इसके 6 तत्व हैं। पहला रूप उपयोगिता, रूप उपयोगिता, रूप उपयोगिता। दूसरा तत्व रूप उपयोगिता के साथ हो जाएगा स्थान उपयोगिता, स्थान उपयोगिता। तीसरा हो जाएगा समय उपयोगिता, समय उपयोगिता, समय उपयोगिता। 4 नंबर पर स्वामित्व उपयोगिता, स्वामित्व उपयोगिता। 5 नंबर पर स्वामित्व उपयोगिता के बाद 5वां हो जाता है सेवा उपयोगिता, सेवा उपयोगिता। और 6वां हो जाता है ज्ञान उपयोगिता। ज्ञान उपयोगिता समझ में आ गई। रूप उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता, स्वामित्व उपयोगिता, सेवा उपयोगिता और ज्ञान उपयोगिता। अब जो है वस्तुएं एवं सेवाओं का वर्गीकरण जान लेते हैं। जो अंतिम टॉपिक है वस्तुओं एवं सेवाओं का वर्गीकरण, वस्तुओं एवं सेवाओं का वर्गीकरण।